अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल चैनल फ़िज़िक्स वाला। तो आज के टॉपिक के अंदर हम फर्स्ट ईयर जो फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 4 जो है वर्क डन, उस पर हम आज बात करेंगे। इस चैनल का फर्स्ट टॉपिक है। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक हमने कंसीडर किया है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि आप वेरिएबल फोर्स से कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि हमारे पास वर्क डन क्या होता है। वर्क डन असल में ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और कवर डिस्टेंस का। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ब्रिक है, इस पर आपने फोर्स लगाई, तो इस पर आपने जब फोर्स अप्लाइड की तो नतीजे में इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जितनी आपने फोर्स की, अप्लाइड फोर्स को जब आप कवर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क डन। तो आपके पास दूसरी बात कि वर्क जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का स्केलर प्रोडक्ट। ये हम प्रीवियस जब टॉपिक आएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ज़्यादा डिटेल्ड वाइज में। अब आपके पास कैसे लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, W = F डॉट D। तो डॉट को सिंपली मैं कह दूँ तो ये आपके पास एंगल रिप्रेजेंट करता है और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कोस थीटा एंगल आता है। अब थीटा की कुछ कंडीशन है कि थीटा आपके पास एंगल है किसके दरमियान, फोर्स और कवर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। थीटा की कंडीशन ये है कि थीटा हमेशा तब कैलकुलेट होता है जब आपके पास दोनों वेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, व्हेन बोथ वेक्टर्स बिकम स्ट्रेट। अगर आपके पास वेक्टर स्ट्रेट मतलब कि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और ये फोर्स का वेक्टर है, दोनों स्ट्रेट हैं, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट थीटा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर स्ट्रेट है लेकिन फोर्स का वेक्टर कर्व्ड है, तो अब इसके दरमियान थीटा कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये बात आपने जहन में याद रखनी। ओके गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला। तो हमने वर्क डन के बारे में समझ लिया कि वर्क डन क्या होता है। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि आपके पास वेरिएबल फोर्स क्या होती है। अभी तो हमने यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का पैरामीटर भी तो देखा है, तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। तो नेक्स्ट, वेरिएबल फोर्स। अगर इसको मैं डिफाइन करूं, when the force is not constant during the process of work done, called variable force। तो आप मिसाल के तौर पर है कि आप एक वर्क कर रहे हैं और उस वर्क डन के दरमियान कभी आप फोर्स 2 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी 3 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी 4 न्यूटन लगा रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जो अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंड। तो अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट नहीं है वर्क डन के दरमियान, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल फोर्स। तो साफ बात है, अगर आप फोर्स वेरिएबल लगाएंगे तो कवर डिस्टेंस भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो वो वेरिएबल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये आपके पास वेरिएबल फोर्स होगी। अंडरस्टैंड। तो अब हम देखते हैं एक नई मतलब कि इसी के लिए एक ग्राफ देखते हैं और उस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं जी। तो अब यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं और उसका वर्क डन कैलकुलेट करने की क्या करेंगे स्टूडेंट, कोशिश करेंगे। ओके। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं। एक मेरे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है जी, और एक मेरे पास ये बी पॉइंट है। अंडरस्टैंड। तो एक मेरे पास ए पॉइंट है और एक मेरे पास क्या है, बी पॉइंट है। तो मैंने ए से बी तक, मान लेते हैं कि मैंने ए से बी तक ये डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि ये डिस्टेंस कवर्ड किया है। अंडरस्टैंड। तो ए से बी तक आने में मैंने ये पाथ को क्या किया स्टूडेंट, फॉलो किया। अंडरस्टैंड हो गया, इस पाथ को फॉलो किया। तो अब मैंने यहां से लेकर यहां तक, मैंने ए से बी तक, तो मैंने ए से बी तक टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट
तो ए से बी तक मैंने कितना वर्क डन किया है, तो मैंने वो टोटल जो वर्क डन है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको पहले बात बता चुका हूँ कि आपके पास जो वर्क डन होता है, अंडरस्टैंड, तो जो आपके पास वर्क डन है वो बराबर होता है किसके, एफ डी कोज ऑफ थीटा। तो साफ बात है कि आपके पास में डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, फोर्स भी लग रही होगी, और एंगल निकालने के लिए आपके पास जो एक कंडीशन है एंगल, वो मैंने अभी आपको बताया कि एंगल हमेशा दो स्ट्रेट वेक्टर्स में लगता है। तो अब इसका ये क्योंकि ये कर्व पाथ है तो हमें वेक्टर स्ट्रेट चाहिए, तो यहाँ पर तो कर्व कंडीशन आ रही है, अंडरस्टैंड। तो हम करेंगे क्या कि आपके पास ये जो पूरा जो ए से बी तक पाथ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, सो वी डिवाइड the total distance from A to B, we divide the total distance from A to B one second student, so we divide the total distance from A to B into small number of patches, into small number of patches means of small displacement, ठीक है, डेल्टा डी। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि आपके पास यहाँ से ए से लेकर बी तक का जो फासला है वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो अब करेंगे क्या, क्या हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे जो पैचेस में है डेल्टा डी, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पैचेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो क्या, तो मैंने एक ये आपके पास का कर लिया, एक छोटा पैच ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वो डेल्टा डी वन, ठीक है, ये एक पैच बनाया, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डेल्टा डी टू, तो ये पैच छोटा बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास हर पैच की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डी थ्री, ये पैच लंबा पड़ा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, डेल्टा डी फोर, ये पैच उससे भी बड़ा बना है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया आपको, डेल्टा डी फोर, उसके बाद ये पैच छोटा बना है, तो ये आपके पास क्या है, डेल्टा डी फाइव। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन पूरे के पूरे वर्क डन को फ्रॉम ए टू बी तक सारे के सारों को छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के पैचेस में बांट देंगे। क्योंकि अब जो हम ये पैच बना रहे हैं तो ये हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये इतना पैच स्ट्रेट बनेगा, तो ये तो डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन ए से बी तक का फासला डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ए से बी तक का फासला डिस्टेंस हो गया, तो हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा था स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू में अब हम फोर्स को इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास वही ए पॉइंट था, इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट था और ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, बी पॉइंट है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास वो कवर्ड पाथ है, तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है। तो ये आपके पास क्या है, डेल्टा डी वन, ये आपके पास क्या है, डेल्टा डी टू, ये पैच नंबर थ्री क्या है, डेल्टा डी थ्री, और ये पैच डेल्टा डी फोर, उसी तरह ये आपके पास डेल्टा डी फाइव, एंड कंटिन्यू सो ऑन कि आप इसको एन नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दें। डेल्टा इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास हर पैच की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास नीचे डिस्प्लेसमेंट का साइन लाजमी बनाना है, क्योंकि आपने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है, तो वो छोटा पैच जो है उसकी डायरेक्शन है कि इतना पैच, इतना साइज़ का जो पैच है वो लीनियर बनेगा, क्योंकि ये तो लीनियर नहीं ना बन सकता, ये जो लीनियर नहीं बन सकता, तो इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब आपके पास क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी ऐसे, तो फोर्स कहाँ पे लगेगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डेल्टा डी वन की फोर्स तो आपके पास एफ वन, इसी तरह ये डेल्टा डी टू की फोर्स एफ टू। उसके बाद ये जब ऑब्जेक्ट जहाँ पे जा रहा होगा इधर मोड़ रहा है, तो ये टेंजेंट बनाते हुए एफ थ्री फोर्स, इसी तरह ये एफ फोर फोर्स, और उसकी तरह ये एफ फाइव फोर्स, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास क्या बन रहे हैं, इसके फोर्स के वेक्टर बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को फोकस में लें तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ फोकस में लें तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट जो है, अंडरस्टैंड, तो जो आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्ट्रेट है,
अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पर अगर इसमें से एक पैच को कंसीडर करूँ, ये वाला पैच, ये कपड़े हैं, तो इसमें से मैं एक पैच कंसीडर करूँ, इसमें से अगर मैं एक पैच कंसीडर करूँ, स्टूडेंट समझ में आ रही सबको? ठीक है, इसमें से एक पैच अगर मैं कंसीडर करूं तो इसमें से मैंने एक पैच लिया बेटा, अंडरस्टैंड। तो ये मैंने पैच लिया, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये पैच जो मैंने लिया है कि ये आपके पास है डेल्टा D1, अंडरस्टैंड, और इस पर ये पैच पे फोर्स लग रही है F1 फोर्स। तो आप देखिए डेल्टा D1 जो पैच है वो भी स्ट्रेट है और F1 पैच भी क्या है, स्ट्रेट है। देन आपके पास इसके दरमियान हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एंगल होगा इसके दरमियान वो θ1 होगा, क्योंकि जब आपके पास वेक्टर्स की लेंथ, वो वेक्टर्स चेंज ऑपोजिट होते रहेंगे तो आपके पास एंगल भी क्या होता रहेगा, ऑपोजिट डिफरेंट होता रहेगा। समझ आ गई? इसी तरह आपके पास ये आपके पास एंगल क्या है, θ1, ये आपके पास एंगल क्या है, θ2। तो F3 फोर्स के लिए θ3, F4 फोर्स के लिए θ4, और ये आपके पास θ5 एंड कंटिन्यू टू स्टूडेंट्स सो ऑन, एंड कंटिन्यू टू सो ऑन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्लियर हो गए यहाँ तक? तो हमने एसिस को पैसिस में डिवाइड कर दिए। तो अगर मैंने मालूम करना है, सो अगर मैं इसकी डेरिवेशन अब स्टार्ट करूँ, सो वर्क डन फॉर पैच नंबर 1, तो पैच नंबर 1 के लिए वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फार्मूला होता है FD cos थीटा। तो वर्क डन W1 आपके पास हो जाएगा F1 फोर्स, पैच नंबर 1 में फोर्स F1 है, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है, और एंगल θ1 है, तो cos θ1 आ गया जी, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास हो गया पैच नंबर 1 के लिए वर्क डन हो गया। इसके बाद फिर आप पैच नंबर 2 के लिए वर्क डन निकालें, अंडरस्टैंड। तो फॉर पैच नंबर 2, तो पैच नंबर 2 के लिए क्या वर्क डन होगा, पैच नंबर 2 के लिए W2 इज इक्वल्स टू F फोर्स F2 डेल्टा D2 cos θ2, अंडरस्टैंड। इसी तरह वर्क डन फॉर पाथ 3 के लिए, पैच 3 के लिए वो आपके पास क्या हो जाएगा, W3 इज इक्वल्स टू वर्क F3 डेल्टा D3 और cos θ3। इसी तरह फॉर n नंबर ऑफ पैचेस के लिए, पता है कि जो लास्ट पैच जो है 1000वां 2000 पैच है, 3000 पैच है, तो n नंबर ऑफ पैचेस के लिए nth नंबर ऑफ पैच जो लास्ट पैच होगा, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, Wn इज इक्वल्स टू उस पर फोर्स n डेल्टा Dn और cos θn, अंडरस्टैंड। तो ये n नंबर ऑफ पैच के लिए। अब मैंने करना क्या है, सारों हर पैच का मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट, वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। तो अब करूँगा टोटल वर्क डन निकालूंगा। तो अब आपके पास जो टोटल वर्क डन हमने निकालना है फ्रॉम A टू B तक, अंडरस्टैंड। तो सारे वर्क डन को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 एंड कंटिन्यू टू जो लास्ट पैच का वर्क है, अंडरस्टैंड। तो आपके पास वर्क 1 का क्या था, F1 डेल्टा D1, अंडरस्टैंड, और cos θ1। इतना वर्क 2 आपके पास क्या था, वर्क 2 आपके पास था F2 डेल्टा D2 cos θ2। इसी तरह आपके पास n नंबर ऑफ के लिए क्या होगा, तो n नंबर के लिए आपके पास होगा Fn डेल्टा Dn cos θn। ठीक है जी। तो सारे हम वर्क डन्स को आहिस्ता आहिस्ता करें स्टूडेंट्स, ऐड करें। तो अब जहाँ पे देखें, तो अब इन सारों को जब समेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे समेशन का साइन। क्या लगा देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लगा देंगे समेशन का साइन। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वर्क डन 1 से, तो n इज इक्वल्स टू 1, और कहाँ तक जा रहा है, n तक। शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो नीचे आता है, और कहाँ तक जा रहा है, वो ऊपर आता है। और साथ आपके पास आ जाएगा, ठीक है, F ith डेल्टा D, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, और cos θ अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट, क्लियर हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। तो इसमें हमने अभी तक हमने क्या किया वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो अभी तक हमने ये किया है
कि आपके पास हमने निकालना है कि आपके पास वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स तब होगी जब आपके पास जो पाथ है वो वेरिएबल होगा। तो वर्क डन आपको मैंने बता दिया कि ये होता है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कवर डिस्टेंस। एक बॉडी पे हमने कितनी फोर्स लगाई है और उस फोर्स लगाने के नतीजे में उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वर्क डन कहते हैं। अब वर्क का फॉर्मूला है वो स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करता है, मतलब एफ डॉट डी, मतलब डॉट का मतलब जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट की वजह से वो कोस थीटा होगा। अब थीटा जो है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। इसकी कंडीशन ये है कि थीटा हमेशा आप कैलकुलेट कर सकते हैं दो ऐसे वेक्टर्स के दरमियान जो स्ट्रेट हो, लीनियर हो। ठीक है, जैसे एफ का वेक्टर भी स्ट्रेट है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी स्ट्रेट है, यू कैन इजीली कैलकुलेट थीटा। लेकिन अगले केस में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर स्ट्रेट है लेकिन फोर्स का वेक्टर कर्व्ड है, तो अब आप थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब वेरिएबल फोर्स क्या होती है कि आप एक वो बॉडी में वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के नतीजे में जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट है। कभी आप उस पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, कभी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन। अंडरस्टैंड, उसके नतीजे में उस पर जो फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट नहीं है, पूरे वर्क डन के अमल के दरमियान को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से एक जो मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी तक पहुंचाया और मैंने वेरिएबल फोर्स लगाई, कभी ज़्यादा कभी कम, तो नतीजे में डिस्प्लेसमेंट भी मुख्तलिफ कवर्ड हुआ और इसने ये पाथ को क्या किया स्टूडेंट्स, फॉलो कर दिया। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल पूरा वर्क डन निकाला, तो वर्क डन जो होता है वो एफ डी कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा जो एंगल है वो थीटा हमेशा आपके पास एंगल होगा दो स्ट्रेट वेक्टर्स के दरमियान। तो यहाँ पर फोर्स का वेक्टर तो स्ट्रेट आ सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कर्व्ड आ रहा है, इसके नतीजे में हमें डिस्टेंस को स्ट्रेट करना होगा। तो हम इस कर्व डिस्टेंस को छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के पैचेस में बांट देंगे, छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के पैचेस में डिवाइड कर देंगे। तो हर डिस्प्लेस, क्योंकि ये सिस्टम कर्व्ड है तो कोई पैच बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो डेल्टा डी डिस्प्ले डेल्टा डी आ जाएगा। तो फर्स्ट पैच डेल्टा D1, सेकंड पैच डेल्टा D2, थर्ड पैच डेल्टा D3 एंड कंटिन्यू टू सो ऑन। तो आपके पास डेल्टा D1 पे ये फोर्स लग रही है F1, डेल्टा D2 पे F2 फोर्स लग रही है, इसी तरह F3, F4 एंड कंटिन्यू सो ऑन। और ये आपके पास एंगल है डेल्टा D1 और F1 के दरमियान पैच नंबर 1 थीटा 1। जब फोर्स वेरिएबल है तो एंगल भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। तो वर्क डन फॉर पैच नंबर 1 क्या होगा, एफ डी कोस थीटा फार्मूला होता है। तो आपके पास आ जाएगा F1 डेल्टा D1 कोस थीटा 1। ऐसे आप तमाम वर्क डन्स को ऐड करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे और सबको कंप्रेस कर देंगे ऐसे। तो समेशन समेशन के नीचे जहाँ स्टार्ट हो रहा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है n तक, तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स के साथ i आ जाएगा। i का मतलब है कि ये क्वांटिटी 1 से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यू चली जा रही है। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, परफेक्ट है। अब स्टूडेंट्स जरा हम समझते हैं इसकी ग्राफिकल एनालिसिस। अंडरस्टैंड, तो यहाँ तक उम्मीद आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम समझ रहे हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगी, आप जानते हैं जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हम आपकी फिजिक्स के अंदर कार्टेशियन प्लेन इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक्स वाई प्लेन ये हम यूज करते हैं। अब चूंकि आपके पास जो वर्क है वो है एफ डी कोस ऑफ थीटा, फोर्स आप लगाएंगे तो डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो मतलब कि फोर्स और डिस्टेंस, मतलब कि आप फोर्स लगाएंगे तो तब भी डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो मतलब कि डिस्टेंस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स डिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके पास फोर्स पे। मतलब कि इसका मतलब है कि फोर्स अगर लगेगी देन डिस्टेंस कवर्ड होगा, अदरवाइज डिस्टेंस कवर्ड नहीं होगा। तो इसके लिहाज से हम यहाँ मान लेते हैं कि आपके पास जो एफ है, अंडरस्टैंड, जो आपके पास पिछली कंडीशन में जो एफ लग रही है, तो एफ कोस थीटा को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, और जो आपके पास डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी है इसको लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे। अंडरस्टैंड, इसको लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, हमने यहाँ पर ये रखा है, और फोर्स एफ कोस थीटा। तो मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन, मतलब कि वो एक एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ। अंडरस्टैंड, तो मैंने ये एक एक्स वाई प्लेन बना दिया, और जो पिछली डायग्राम के अंदर मैंने जो ये एक पाथ कंसीडर किया था, इसी पाथ को मैं वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ।
ठीक है, एक वेरिएबल पाथ जहाँ पे अज्यूम करता हूँ, अंडरस्टैंड, ये एक वेरिएबल पाथ है, ये ए पॉइंट है और ये आपके पास क्या स्टूडेंट बी पॉइंट है, और ये आपके पास जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास एक वेरिएबल पाथ है, मतलब इसमें वर्क डन वेरिएबल होगा, वेरिएबल फोर्स की वजह से, अंडरस्टैंड। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने इसको छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया था, अंडरस्टैंड। तो मतलब कि एक में हमने पैच ये बनाया, ये आपके पास बन गया डेल्टा D1, ठीक है। एक पैच हमने ये बनाया, ठीक है, ये बन गया आपके पास डेल्टा D2। एक पैच हमने ये बनाया, ये आपके पास बन गया डेल्टा D3। इसी तरह ये डेल्टा D4, इसी तरह ये डेल्टा D5, इसी तरह ये डेल्टा D6, इसी तरह ये डेल्टा D7, ये छोटा बनेगा डेल्टा D8, और ये लास्ट वाला बड़ा बनेगा डेल्टा D9। तो हमने करा क्या कि इस पूरे जो पैच को जो है हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में कर दिया स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया जी। क्लियर हो गया जी। तो अब सर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो वाई एक्सिस जो ये नज़र आ रहा है, इस वाई एक्सिस पे हमने लिया है एफ कोस थीटा। तो वाई जिस पे लिया हमने एफ कोस ऑफ थीटा, मतलब कि फोर्स ली है। और जो एक्स एक्सिस है इस पर हमने लिया है डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्टेंस। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है कि आपके पास ये जो पॉइंट है, ये डेल्टा D1 पैच नंबर 1 को देखें तो एक इसका प्रोजेक्शन का बन रहा है सामने की तरफ, मतलब कि आपके पास अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को नीचे की तरफ मिलाएं, ठीक है, ऐसे, तो ये आपके पास जरा देखें, ये पैच नंबर 1 का कवर डिस्टेंस हो गया। मतलब कि ये डेल्टा D1 जो है, ये डेल्टा D1 जो है ये किसके पैरेलल आ रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट के। तो ये आपके पास इतना फासला आपके पास क्या है, डेल्टा D1, अंडरस्टैंड, डेल्टा D1। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, असल में हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या हैं, उस अननोन शेप को एक नोन शेप में ढालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, लेकिन ऊपर से शेप कर्व्ड है, तो मतलब कि अगर मैं ये इस ऊपर वाले पॉइंट को ये अगर ऐसे हाइपोथेटिकली कवर्ड करूँ तो ऊपर गौर देखें तो मेरे पास जो है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन हमारे पास चूंकि स्पेस कर्व्ड है तो ये डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है, इतना जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये आपके पास दरमियान में एरर आ रहा है, ये आपके पास दरमियान में क्या आ रहा है स्टूडेंट, एरर आ रहा है, अंडरस्टैंड। इस एरर को बाद में देखते हैं, ठीक है, ये एरर आ रहा है। उसके बाद डेल्टा D2 आपके पास इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जो है डेल्टा D2 का पैच इसके इतने पैरेलल है, तो ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा D2। इसी तरह ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा D3, अंडरस्टैंड। इसी तरह ये आपके पास डेल्टा D4 का पैच इसके पैरेलल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा D4, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा D5 हो जाएगा। इसी तरह ये इसके पैरेलल है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा D6 हो जाएगा। इसी तरह ये इसके पैरेलल है, ये आपके पास डेल्टा D7 हो जाएगा। ये D6 वाला पार्ट वो छोटा है, तो ये आपके पास डेल्टा D8 हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया यहाँ तक डेल्टा D9, तो ये आपके पास हो गया डेल्टा D9, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर आप ज़ेरे गौर देखें तो आपके पास ये देखिए, ये तो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, डेल्टा D को रेक्टेंगल पूरा बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें डेल्टा D3 के, तो ये आपके पास कर्व्ड है, तो यहाँ से एक हाइपोथेटिकल लाइन खींचे तो ये अब आपके पास पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी एक आपके पास क्या बन रहा है, पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास एक पॉइंट खींचना होगा, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन डेल्टा D7 का नहीं बन रहा। तो आप देखें यहाँ पूरा रेक्टेंगल बन रहा है। इसी तरह आपके पास डेल्टा D8 का नहीं बन रहा। उसके बाद आपके पास, तो मतलब कि हमने किया क्या कि आपके पास इस पूरे, ये जो आपके पास जो पूरा जो ये एक शेडेड एरिया बन रहा है अंदर की तरफ, तो अगर हम ये तमाम के तमाम जो रेक्टेंगल्स हैं इसको कैलकुलेट कर लें, तमाम के तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को कैलकुलेट कर दें, तो आप जानते हैं एक रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल
रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अंडरस्टैंड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लें, अंडरस्टैंड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो अगर मैं इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा अंडर दिस, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आपके पास किसके पैरेलल है, इसके, तो ये आपके पास एफ को ये फोर्स के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये समझ आ गई। तो यहाँ से डेल्टा D1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, एफ फोर्स आ जाएगी, अंडरस्टैंड, यहाँ पे डेल्टा D3 आ जाएगा, यहाँ से फोर्स आ जाएगी। तो मतलब कि अगर आप ये इसका जो पूरा का अंदर जो ये एरिया कवर्ड कर रहा है, ये पूरा कर्व्ड पार्ट, तो ये कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का टोटल वर्क डन जो है वो बराबर होगा इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। इस एरिया के जो इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है इसके बराबर होगा, एंड दैट एरिया किसके बराबर है, एंड दैट एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ रेक्टेंगल्स अंडर द कर्व, अंडरस्टैंड। तो आपके पास अगर हम इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा, और ये टोटल एरिया किसके बराबर है, अंडर द कर्व किसके बराबर है, वर्क डन के, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने जरा किया है कि टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, तो इस कर्व के अंदर का एरिया यही आ रहा है, और वो एरिया किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेक्टेंगल्स अंडर द कर्व, अंडरस्टैंड। तो सिंपली अगर हम ये बात करें कि अगर हम इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को कैलकुलेट करें तो ये टोटल एरिया आ जाएगा अंडर द कर्व, और ये टोटल एरिया ही किसके बराबर होगा, वर्क डन के, किसके बराबर होगा स्टूडेंट, वर्क डन के, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़ेरे गौर देखें, इस एक्सपेरिमेंट को ज़ेरे गौर देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर देखें कि आपके पास रेक्टेंगल किसी पैच में रेक्टेंगल पूरा बन रहा है, जैसे कि आपके पास डेल्टा D2 में रेक्टेंगल पूरा बन रहा है, उसके बाद डेल्टा D6 में रेक्टेंगल पूरा बन रहा है, डेल्टा D4 में बन रहा है, अंडरस्टैंड। लेकिन बाकी में रेक्टेंगल्स पूरे नहीं बन रहे, इसमें हमने इसको हाइपोथेटिकली कंप्लीट किया है, हाइपोथेटिकली कंप्लीट की है। तो मतलब कि ये जो आपके पास ये जो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल का पार्ट जो कर्व के अंदर नहीं आ रहा, जो कर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं ये वाले, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास कंडीशन आ रही है कि ये एक्स्ट्रा रेक्टेंगल शेडेड एरियाज जो आपके पास इस कर्व्ड पाथ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिससे ऊपर आ रहे हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कर्व्ड डिस्क, कर्व इस कर्व का हिस्सा नहीं है वो, अंडरस्टैंड। सो इट कैन कॉज एरर, तो ये इसमें एरर्स की वजह बनेगा। तो ये इसमें क्या क्रिएट करेगा स्टूडेंट, तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये इसके अंदर एरर क्रिएट करेगी, एक क्लियर हो गया। तो ज़रा टॉपिक ज़रा लेंथी इसलिए हो रहा है ताकि कॉन्सेप्चुअलिटी आपको फिजिक्स आ जाए, अंडरस्टैंड। तो ये जो आपके पास एक एरर क्रिएट कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो अब इसका हल क्या होगा, ठीक है, तो इसका हल निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट के जो पैचेस हैं वो और स्मॉल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में देख रहे हैं, मतलब कि अगर आप टोटल जो तमाम रेक्टेंगल्स को ऐड कर दें, अंडरस्टैंड, तमाम रेक्टेंगल्स को ऐड कर दें और आपके पास एक वर्क डन का आंसर आ गया, मतलब कि आपके पास ये फार्मूला आ गया यहाँ से कि वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ रेक्टेंगल्स, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स अंडर द कर्व, अंडर द कर्व्ड एरिया। तो ये कर्व्ड एरिया के अंदर जितने भी रेक्टेंगल सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन इन रेक्टेंगल्स में से आपके पास कुछ एरिया जो रेक्टेंगल्स का कुछ पार्ट जो है वो कर्व का हिस्सा नहीं है। इसको मुकम्मल करने के लिए हमने इस मुकम्मल करने के लिए रेक्टेंगल को हमने ये सहारा लिया इस चीज़ों का, तो ये इसका हिस्सा नहीं, तो मतलब कि ये एरर है। तो ये एक्स्ट्रा आपके पास जो वर्क डन का आंसर आएगा, तो यहाँ से जो भी आप वर्क डन
का आंसर कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर होंगे, एरर एग्जिस्टेड ड्यू टू दिस। क्योंकि आपके पास अब इस पर सोचा गया कि अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कि हमने यहाँ पर इस कर्व के अंदर कुछ जहाँ पे डेल्टा डी है, क्या है यहाँ पर डेल्टा D1 है, डेल्टा D1 डेल्टा चेंज है, मतलब कुछ पैचेस लंबे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो वजह ये आ रही है बिकॉज द एरर इज एग्जिस्टेड ड्यू टू वेरिएबल लेंथ पैचेस, ड्यू टू वेरिएबल लेंथ पैचेस। हर पैच की लेंथ डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास रेक्टेंगल का एक लेंथ, हर पैच की लेंथ डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपके पास हर कर्व का रेक्टेंगल कर्व के अंदर नहीं बन रहा, अंडरस्टैंड। इसकी वजह से उसका रेक्टेंगल कुछ हिस्सा कर्व के बाहर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कुछ एरर क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका हल क्या निकाला, इसका हल बहुत इजी सा था, ठीक है जी। उम्मीद है स्टूडेंट जहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि अभी तक हमने क्या समझा है। तो इसका हल बहुत इजी सा था कि अब करेंगे क्या कि हम इस पूरे पाथ को और छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इस पूरे पाथ को हम और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं दोबारा बनाता हूँ वही चीज़, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास क्या था, एफ कोस थीटा, और ये आपके पास ए पॉइंट, और ये मान लेते हैं आपके पास बी पॉइंट, और ये आपके पास दरमियान में स्टूडेंट क्या है, वो कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है जी, वो कर्व पाथ है। करेंगे क्या कि अब हम इसको मजीद छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे, बहुत छोटे छोटे स्मॉलर नंबर ऑफ पैचेस में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी, स्मॉल पैचेस के अंदर। तो करते हैं, तो मतलब कि आपने एक ये पैच ऐसे, अंडरस्टैंड। तो हमने क्या कर देना, इसको मजीद स्मॉल से स्मॉल पैचेस में क्या कर देना स्टूडेंट, डिवाइड कर देना। तो अगर इसको आप स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने का तरीका क्या आ रहा है, क्योंकि आपके पास पैच इतना छोटा होगा तो उस बनने वाले रेक्टेंगल का जो वो एक्स्ट्रा एरिया है आफ्टर ऊपर जो कर्व से ऊपर आ रहा था अभी, वो कम से कम होगा, तो एरर का चांसेस कम से कम होंगे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो मतलब कि आपके पास ये देखें, आप कंडीशन ये आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है, ये आपके पास डेल्टा, ये आपके पास ज़रा देखें, तो यहाँ पर हमने पैच इतना छोटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सो पैचेस आर वेरी वेरी स्मॉल, तो अब वो पैचेस आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल है, इतने स्मॉल है कि आपके पास जो डेल्टा डी है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि इतना छोटा है कि वो ज़ीरो से भी बहुत छोटा है, 0.00, मतलब ऐसे हमने बहुत छोटे छोटे पैचेस बना लिए, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास हर पैच जो है वो इतना छोटा है कि आपके पास हर पैच जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये पैच जो बन रहा है, ये आपके पास डेल्टा, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, अंडरस्टैंड। ये जो फर्स्ट पैच बना है, उसके बाद ये जो आपके पास अगला पैच बन रहा है, अंडरस्टैंड, ये वाला। तो ये भी अगर आप देखें तो ये पैच भी, इसका पैच का डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि ये भी डेल्टा D2P ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अब ज़रा गौर से देखिए, अगर इस कंडीशन के अंदर अब आपके पास छोटे छोटे पैचेस रखने की वजह से, बहुत स्मॉलर पैचेस रखने की वजह से, जिनका डिस्प्लेसमेंट लगभग ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा स्मॉलर है, जिसकी वजह से आपके पास अब जो रेक्टेंगल बन रहे हैं अंडर द कर्व वो कंप्लीट बन रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें, अंडरस्टैंड, अगर आप इसको देखें तो ये बन रहा है, तो आपके पास ज़रा देखें तो ये आपके पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है, अंडरस्टैंड। ये आपके पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद अगले पैच को देखें तो आपके पास अगला पैच भी कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है, अंडरस्टैंड। अगर मैं इस वाले पैच को भी देखूं, मतलब कि ये जो आप पता नहीं कहाँ किस नंबर पे पैच आ रहा है, ये वाला पैच अगर देखें तो यहाँ पर भी आपने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा डी वो भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखें कि अब आपके पास ये भी कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है,
अंडरस्टैंड। तो पहले ये कंडीशन थी, तो पहले वाली कंडीशन ये थी कि आपके पास जो पैचेस थे वो बड़े बड़े थे। पैचेस बड़े बड़े होने की वजह से आपके पास जब हमने वो एरिया बनाया, शेडेड एरिया बनाया, तो आपके पास अब ऐसी तो कोई शेप ही ना होती कि आपके पास तीनों साइड्स पैरेलल हैं और आपके पास एक कर्व है। ऐसे तो कोई मैथमेटिकल में ज्योमेट्री नहीं है, कोई शेप इसका एरिया कैलकुलेट करें। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक शेडेड लाइन ड्रॉ की और हमने इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया। तो आपके पास इतना सा जो हिस्सा है, ये जो आपके पास हिस्सा आ रहा है, अंडरस्टैंड, ये हिस्सा इस रेक्टेंगल का, इस कर्व का हिस्सा नहीं है, मतलब अब द कर्व है। तो ये आपके पास जब ये रेक्टेंगल समान रेक्टेंगल्स को ऐड करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा आपके पास जो रेक्टेंगल का पार्ट है, एक्स्ट्रा रेक्टेंगल शेडेड एरिया जो हैं, ये इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कर्व्ड। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन आएगा, अंडरस्टैंड, वो सही नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो बड़े बड़े पैचेस से ये नुकसान हो रहा था। तो हमने क्या किया, पैचेस जो हैं वो इतने छोटे कर दिए, एक्सट्रीमली स्मॉल कर दिए, जिसकी वजह से हर पैच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो के करीब करीब ही है हर पैच जो है। इसके नतीजे में पैच बहुत छोटा हो गया और हमने जब छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, अब देखें तो हमारे पास जो हम रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, वो रेक्टेंगल्स जो हैं वो अंडर द कर्व भी बन रहे हैं। तो वो रेक्टेंगल की कंप्लीट शेप जो है वो अंडर द कर्व बन रही है। तो ये भी अंडर द कर्व बन रही है, ये भी कोई भी इस रेक्टेंगल का शेडेड एरिया कर्व से बाहर नहीं जा रहा, एरर क्रिएट नहीं कर रहा। कुछ होंगे लेकिन वो एरर के चांसेस, मतलब कि सो इन दिस केस, तो अब हम इसको अगर हम मैथमेटिकली में लिखें, अंडरस्टैंड, सो इन दिस केस वी डिवाइड द टोटल distance from A to B into extremely small number of patches whose displacement, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे थे कि आपके पास हमने सो डिवाइड एक्सट्रीमली नंबर स्मॉल नंबर कि आपके पास हर पैच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, अंडरस्टैंड। मैं दोबारा जूम बता दूं कि आपके पास हर पैच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये अभी हम देख चुके हैं सारा, ठीक है जी। सो द शेडेड एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आर नेग्लिजिबली, मतलब क्या, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबली स्मॉल एंड कोज आर लेस एडर एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वर्क डन, अंडरस्टैंड। तो इस केस में अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास वही फार्मूला जो भी अब तक हमने पिछला निकाला था, अंडरस्टैंड, जो पिछला फार्मूला कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो रिजल्ट वाला वो आपके पास ये था कि आपके पास जो टोटल वर्क डन था वो बराबर था समेशन n इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई डेल्टा डी आई कोस थीटा आई, अंडरस्टैंड। तो अब हमने इस कंडीशन में पैचेस लिया, तो डेल्टा डी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो सो अब आपके पास फार्मूले की मॉडिफिकेशन, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, देन टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू, जो लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, लिमिट हमने हद लगा दी कि डेल्टा डी पैच बहुत छोटा है और डेल्टा डी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट कि डेल्टा डी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा पैच हमने लिया है, ठीक है। और आगे बाकी अब यही क्वेश्चन लिख दें, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 n, ठीक है, एफ आई डेल्टा डी आई कोस थीटा आई, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके बुक में जो ये एक डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है ये कैसे आई है, इसका लब्बे लबाब क्या था, कि कैसे हमने पैचेस इसको मज़ीद से मज़ीद स्मॉल किया है। तो जो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। तो जो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे होता ये है कि हमें अच्छा लगता है, बड़ा हौसला बढ़ता है कि हमारी वीडियोस बच्चों को पसंद आ रही है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं, अगर किसी और टॉपिक पर अगर आपको लेक्चर चाहिए, सर मुझे इसमें मसला आ रहा है, इसमें मसला आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर लिखें, ठीक है।
अंडरस्टैंड। देन मैं उम्मीद कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसका मैं लेक्चर या आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा बेटा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, अंडरस्टैंड। तो आप मुझसे इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई मसला हो, अंडरस्टैंड। ओके बेटा, पढ़ते रहे, सीखते रहे। अस्सलाम वालेकुम।